दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, अमर उजाला अंतर्राष्ट्रीय खबरें, अमर उजाला की कारोबार जगत की कुछ खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें और देश विदेश की कुछ खबरें, और जिसमें कि हमारा मुख्यतः विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो यह सेशन निश्चित ही एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे अमर उजाला फ्रंट पेज की जो खबर पहली बनी है वह है गन्ने को हथियार बना एक तरह से जो 60 साल की महिला है जिनका नाम राजू देवी है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह नगीना की घटना है और एक तरह से बिजनौर के में यह पड़ता है, और जिसमें कि गुलदार वे ने उन पर एक तरह से हमला कर दिया था जबकि वे खेत में जब काम कर रही थी। तो काम करते वक्त पीछे से गुलदार ने जब उनके ऊपर हमला कर दिया तो उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ से और अपनी ताकत से एक तरह से हम कह सकते हैं गुलदार का सामना किया, जबकि वे घायल भी हो गई हैं और उनके गले से खून भी निकला है। तो अब वे अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने कहा है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार की जो ये घटना सामने आई है, तो 60 साल की उम्र है राजू देवी जी की। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन फ्रंट पेज की खबर की तरफ से आ रही है वह है कि जो सोनिया गांधी हैं एक तरह से अपनी पारी का समापन एक तरह से अब देख रही हैं, और वह कह रही हैं कि खुशी है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी का समापन हुआ। और वहीं में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने सक्रिय राजनीति से एक तरह से बाहर होने का अपना संकेत भी दे दिया है, जिसमें कि उन्होंने समान सोच वाले दलों से गठबंधन की उम्मीद भी जताई है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो उन्हें एक तरह से पार्टी की कमान सौंपने की एक तरह से तरफ इशारा भी किया है। तो वहीं इसके बाद हमारी जो फ्रंट पेज की नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वह है जो कोल्ड स्टोरेज मामला है जिसमें कि लेंटर गिर गया था और मेरठ मोदीपुरम की यह घटना है। तो एक तरह से इसमें पूर्व विधायक, तकनीशियन और प्रबंधक पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और वहीं अभी इसमें जांच जारी है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन जो आ रही है वह है कि यूक्रेन विवाद पर एक तरह से शांति प्रक्रिया में योगदान को भारत तैयार हो गया है, और भारत दौरे पर जर्मन चांसलर पीएम के साथ वैश्विक मामलों पर जिसमें कि चर्चा भी की है। और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन विवाद के बीच शांति बहाली की किसी भी प्रक्रिया में योगदान देने के लिए भारत तैयार है, और भारत ने शुरू से ही बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन फ्रंट पेज की खबर की तरफ से आ रही है वह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं जो कि जस्टिस चंद्रचूड़ हैं ने एक तरह से चिंता जताई है कि जो छात्र जान दे रहे हैं अपनी, तो एक तरह से उन्होंने संस्थानों की गलती पर भी एक तरह से इशारा किया है कि आखिर संस्थानों से ऐसी क्या गलती हो रही है, और उन्होंने इसके समाधान को तलाशने की भी एक तरह से कहा है। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने छात्रों की आत्महत्या करने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा है कि जानना चाहिए कि हमारे शैक्षिक संस्थान कहाँ गलती कर रहे हैं जिससे छात्रों को जान देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाशिए वाले समुदायों से लोगों को के खुदकुशी करने की घटनाएं जो आम होती जा रही हैं उसके बारे में टिप्पणी की है। वहीं इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो छात्र हैं उनमें एक तरह से जातीय भेदभाव एक तरह से समाप्त होना चाहिए। तो इसके तरफ भी उन्होंने इशारा किया है।
वहीं इसके बाद हम आते हैं अपनी अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन में जैसे कि हमारी फ्रंट पेज की एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन जो बन रही है वह है कि भारत को एक तरह से जो G20 है उसकी जो अध्यक्षता का एक तरह से अध्यक्षता मिली है, अध्यक्षता करने का एक तरह से मौका मिलेगा। तो उसे सफल बनाने के लिए एक तरह से अमेरिका ने कहा है कि वह भारत के साथ इसे सफल बनाने के लिए एक तरह से सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार की बात जो कि अमेरिका के द्वारा कही गई है, जिसमें कि ब्लिंकन का भारत दौरा भी महत्वपूर्ण रहने वाला है और क्वाड विदेशी मंत्रियों समेत जयशंकर से एक तरह से मुलाकात जो कि करेंगे। तो जिसमें कि हम कह सकते हैं विश्व अर्थव्यवस्थाओं का साथ लाने की भी बात कही गई है। तो शीर्ष अमेरिकी राजनयिक रामिन टोलोई ने कहा है कि उनका देश भारत को G20 की अध्यक्षता को सफल बनाने में मदद के लिए यथाशक्ति सब कुछ करने को तैयार है। उन्होंने कहा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समूह के विदेश मंत्रियों को अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में हिस्सा लेने के साथ दिल्ली में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो इस प्रकार की बात कही गई है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से जो हेडलाइन आ रही है वह है कि नेपाल की जो घटना है, राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष को एक तरह से प्रचंड समर्थन हासिल हुआ है और जिसमें कि उप PM व 3 इस्तीफे भी अभी तक मिले हैं। तो PM के सहयोगी जो ओली हैं उन्हें एक तरह से झटका लगा है और नेपाल में 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन की प्रक्रिया एक तरह से शुरू होने से एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने गठबंधन सरकार में साझेदार पार्टी के प्रत्याशी से किनारा कर विपक्षी नेपाली कांग्रेस के नेता रामचंद्र पौड़ियाल का इस शीर्ष पद के लिए समर्थन कर दिया है। तो इससे नाराज होकर नेपाल के उप प्रधानमंत्री राजेंद्र लिंगदेन और 3 मंत्रियों ने इस्तीफे भी दिए हैं। तो इस प्रकार की ये घटना है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ से हेडलाइन आ रही है वह है कि पाकिस्तान की जो खबर है कि PM है कि मंत्रियों और सलाहकारों से लाभ एक तरह से जो छोड़ने की अपील की गई है। तो पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों व सलाहकारों को कहा है वे अपने वेतन लाभ और लग्जरी कारें छोड़ दें और शरीफ ने यह भी सलाह दी कि सभी मंत्री और सलाहकार इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरें ताकि देश का प्रतिवर्ष 200 अरब बचाया जा सके। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। और हम जानते ही हैं कि IMF ने कैसे पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि शर्तों को पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान को IMF ने कहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपने नागरिकों पर एक तरह से बिजली की दरें भी बढ़ाई हैं और अन्य कर भी एक तरह से हम कह सकते हैं लगाने का प्रयास किया है। तो इसके बाद जो हम चलते हैं अपनी खेल जगत की खबर की तरफ। तो खेल जगत की खबर में जैसे कि हमारी फर्स्ट हेडलाइन जो बन रही है वह है कि जो महिला T20 विश्व कप है उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि दूसरी बार खिताबी हैट्रिक एक तरह से ऑस्ट्रेलिया की होने वाली है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक तरह से एक इतिहास रचने का एक तरह से मौका है। तो निश्चित ही ट्रॉफी पर एक तरह से नज़र गड़ाए हुए हैं दोनों टीमें। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर खेल जगत की तरफ से आ रही है कि 5 मैच पॉइंट बचाकर एंडी कतर ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। तो जिसमें कि 35 साल के एंडी मरे ने 5 मैच पॉइंट बचाते हुए 21 साल के जिरी लहेका को 6-0, 3-6, 7-6 से हराकर कतर ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश कर लिया है और पिछले साल जून के बाद मरे अपने पहले ATP फाइनल में पहुंचे हैं।
अब उनकी टक्कर रूस के दानिल मेदवेदेव से जो एक तरह से होनी तय हुई है। और इसी के बाद हमारी जो नेक्स्ट खबर जो आ रही है वह है हम कह सकते हैं देश विदेश की खबर की तरफ से। तो देश विदेश की खबर में हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन है वह है प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा और एक तरह से कौशल दोनों पर समान जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने देश में हमें प्रशिक्षण की संस्कृति का और विस्तार करना है, इस प्रकार की बात कही है। प्रशिक्षण हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार होने में मदद करता है और हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल पर लगभग 75,000 नियोक्ता उपस्थित हैं, जहां अब तक 25 लाख इंटर्नशिप की आवश्यकताओं को पोस्ट किया गया है। तो इस प्रकार की बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। वहीं इसके बाद जो हमारी दूसरी खबर देश विदेश की तरफ से आ रही है वह है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी एक साथ मिलकर लड़ने का एक तरह से जो बात कही गई है। तो दोनों देशों के पीएम की एक तरह से पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की कैसे पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद जिसमें कि मेघालय के स्टोल और नागालैंड की शोल भी एक तरह से उन्हें जो जर्मन चांसलर है ओलाफ शोल्ज को भेंट की गई है। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट यह खबर आ रही है देश विदेश की तरफ से वह है घरेलू हिंसा में एक तरह से जो राज्यों के मुख्य सचिवों की एक तरह से बैठक बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को, और जिसमें कि जो जुलाई 2022 तक 4.71 लाख से अधिक मामले जिसमें कि लंबित थे, तो 3 हफ्तों में बैठक बुलाने के लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है। तो वहीं हमारी जो नेक्स्ट देश विदेश की तरफ से खबर आ रही है वह है अंग्रेज़ों के ज़माने के कई रिवाज ख़त्म करेगी एक तरह से सेना। तो जिसमें कि बग्गियों और रात्रि भोजों के दौरान पाइप बैंड के उपयोग की पुरानी प्रथा पर एक तरह से रोक की प्रक्रिया शुरू की गई है। और भारतीय सेना अंग्रेज़ों के ज़माने की कई प्रथाओं को जिसमें अलविदा कहने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर अमल करते हुए जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में सेना ने विरासती प्रथाओं को ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत समारोह में घोड़े से चलने वाली बग्गियों के इस्तेमाल, अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर पुलिंग आउट सेरेमनी और रात्रि भोजों के दौरान पाइप बैंड का इस्तेमाल समाप्त किया जाएगा, इस प्रकार की बात कही है। और इस बारे में भारतीय सेना ने अपनी यूनिटों को आदेश भी जारी कर दिया है। और वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट हेडलाइन देश विदेश की खबर की तरफ से आ रही है वह है कि भारत अमेरिका सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। तो इस प्रकार की बात जो अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कही है कि हम दोस्ताना नज़रिए से आगे बढ़ेंगे। तो भारत को अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार करार देते हुए अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा है कि हम आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए फ्रेंड शोरिंग एक तरह से दोस्ताना नज़रिए के आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो हमारी हमेशा की तरह एक तरह से जो एडिटोरियल एनालिसिस होती है, तो उसकी तरफ जो हमारी फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है वह नाइजीरिया में एक तरह से जो अपराध है और सुरक्षा के जो वहाँ पर भाव हैं, जो उसके बीच एक तरह से जो चुनाव की जो खबर आ रही है, तो उसी पर यह आधारित है। जिसे कि एलियन पेल्टियर जो न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने जो लेख लिखा है, तो यह उसी से लिया गया है। तो
इसी पर एक जो एडिटोरियल एनालिसिस जो लिखी गई है, तो उन्होंने जो एलियन पेल्टियर हैं, तो उन्होंने लिखते हुए कहा है कि एक 61 वर्षीय सिविल इंजीनियर दक्षिणी नाइजीरिया में एक खुदाई परियोजना की निगरानी कर रहा था जब AK-47 लेकर आए 5 युवकों ने धावा बोल दिया और उसे झाड़ी में खींच लिया। अपहरणकर्ताओं ने एक तरह से 5 दिनों तक इंजीनियर ओलूसोला ओलानिया को पकड़कर बुरी तरह पीटा और उसके परिवार और नियोक्ता द्वारा फिरौती देने के लिए राजी होने के बाद ह्यू से तो अपहरणकर्ताओं ने 5 दिनों तक जिसमें कि उन्हें बुरी तरह से पीटा और उसके परिवार और नियोक्ता द्वारा फिरौती देने के लिए राजी होने के बाद ही उसे आधी रात में अपहरण की जगह से कुछ मील दूर एक सड़क पर छोड़ा गया। और हाल ही के वर्षों में नाइजीरिया में अपहरण का प्रकोप एक तरह से बढ़ गया है, जिससे सभी उम्र के और वर्ग के लोग प्रभावित हैं। और स्कूली बच्चों का समूह, ट्रेन या बस से नाइजीरिया के बड़े शहरों की यात्रा करने वाले यात्री और उत्तरी ग्रामीण इलाकों के लोग, युवा गिरोह और सशस्त्र डाकुओं ने पाया है कि फिरौती के लिए अपहरण करने से बहुत कमाई होती है, इसलिए वहाँ ऐसे अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। शनिवार को नया राष्ट्रपति चुनने के लिए नाइजीरिया के लोगों ने मतदान किया है और जोखिम सलाहकार SBM इंटेलिजेंस के एक सर्वे के अनुसार असुरक्षा नाइजीरिया के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। 2021 से जून 2022 के बीच देश भर में 3400 से अधिक लोगों का अपहरण किया गया है और 564 अन्य लोग अपहरण संबंधी हिंसा में मारे गए हैं, जिसमें कि असुरक्षा नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन गया है। औलानिया बताते हैं कि जिनके परिवार ने 2021 में उनके अपहरण के बाद लगभग $3500 की फिरौती दी थी, अनेक युवा अपहरण को एक रोजगार के रूप में देखते हैं और अपहरण की यह महामारी कई सुरक्षा संकटों में से एक है, जिसकी लगभग 22 करोड़ लोगों वाले अफ्रीकी देश नाइजीरिया में दशकों से अनदेखी की जा रही है। पूर्वोत्तर में चरमपंथी समूहों बोको हराम और इस्लामिक स्टेट के स्थानीय उग्रवादियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 10,000 लोगों की हत्या की है और 25 लाख लोगों को विस्थापित किया है। देश के उत्तर पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र में डाकुओं के रूप में जाने जाने वाले सशस्त्र गिरोहों ने मवेशियों की चोरी और हजारों लोगों का अपहरण किया है और उन्होंने स्कूलों को महीनों तक बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। दक्षिणी पूर्व में अलगाववादी और आंदोलनकारियों ने दर्जनों पुलिस थानों, जेलों और अदालतों पर हमले किए हैं। विगत जुलाई में देश की राजधानी अबुजा में इस्लामिक स्टेट के पश्चिम अफ्रीका के प्रांत के आतंकवादी देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक में घुस गए और सैकड़ों बंदियों को मुक्त करा दिया। अबुजा स्थित इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक शोधकर्ता नमनदी ओबीसी ने बताया है कि अतीत में बोको हराम नाइजीरिया की मुख्य सुरक्षा समस्या था। अब हमारे यहाँ के प्रमुख संकटों में से वे तीसरे या चौथे नंबर पे हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी, जो पूर्व जनरल रहे हैं, वर्ष 2015 में हिंसा पर काबू करने के लिए के वादों के साथ चुने गए थे। उन्होंने अधिकतम 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं और उनका दावा है कि पूर्वोत्तर में बोको हराम और पश्चिमी अफ्रीका के प्रांत के इस्लामिक स्टेट के खिलाफ उन्हें कुछ सफलता मिली है, लेकिन हिंसा बहुत बढ़ गई है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अनुसार अकेले पिछले साल सशस्त्र समूहों ने 10,000 से अधिक लोगों को मार डाला। शनिवार को हुए मतदान के लिए 1,75,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे, पर धमकियों के चलते लोग मतदान केंद्रों पर जाने से झिझक रहे थे। वर्ष 2019 से 2022 के बीच निर्वाचन आयोग के 50 कार्यालयों पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक देश के दक्षिणी इलाके में बुधवार को एक सीनेट उम्मीदवार की हत्या कर दी गई। 3 प्रमुख उम्मीदवारों ने असुरक्षा से निपटने का संकल्प लिया है, वह चाहे अधिक सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करके हो या सेना को उन्नत करके। लेकिन कई विश्लेषकों का तर्क है कि ये वादे झूठे हैं और गरीबी व बेरोजगारी जैसी असुरक्षा के मूल कारणों को दूर किए बिना यह संभव नहीं है। अपहरणों ने नाइजीरिया के विकास को बाधित किया है। परिवारों के विस्थापन और खेती बाधित होने से खाद्यान्न की समस्या पैदा हुई है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सुस्त हो गई हैं। व्यापार और रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं क्योंकि पूरे देश में यात्रा जोखिमपूर्ण हो गई है। पिछले साल नाइजीरिया सांसदों ने पीड़ितों के मरने पर अपहरणकर्ता
को मौत की सज़ा देने का कानून और फिरौती देने को अवैध बना दिया है। फिर भी व्यवहार में कुछ नहीं बदला है। एसबीएम इंटेलिजेंस के अनुसार जुलाई 2021 और जून 2022 के बीच फिरौती के रूप में $11 लाख से अधिक का भुगतान किया गया था। और वैसे देश में मामूली फिरौती भी दर्दनाक है, जहां 7% से अधिक आबादी गरीबी में रहती है। इबादान के सिविल इंजीनियर ओलानिया ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को लोगों की सुरक्षा की परवाह नहीं है। आप नाइजीरिया में केवल अपने दम पर जीवित रह सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने अपनी कलाई को ऊपर करके अपहरणकर्ताओं की पिटाई से अपनी बाहों पर पड़े निशान दिखाए हैं। तो निश्चित ही नाइजीरिया में अपराध और असुरक्षा के बीच जो चुनाव होने जा रहा है, तो उसके ऊपर जो ये लेख लिखा गया है, तो यह दर्शाता है कि नाइजीरिया में किन हालातों में लोग जीवन जी रहे हैं। तो इसी प्रकार जो हमारी नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है वह है कि हिंदुत्व की दक्षिणी प्रयोगशाला। तो हिंदुत्व की दक्षिणी प्रयोगशाला जो कि लिखा गया है रामचंद्र गुहा जी के द्वारा, जो कि जाने माने इतिहासकार हैं। तो उन्होंने इस लेख को लिखते हुए कहा है कि पिछले महीने बंगलुरु के चर्च रोड स्थित किताबों की दुकान से मैंने भारत पर एक विख्यात फ्रेंच विद्वान की किताब ली। 2 दशक पहले लिखी गई यह किताब आश्चर्यजनक रूप से आज भारत के एक तरह से संबोधित है। जैकी आसयाग की यह किताब एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स मुस्लिम एंड हिंदूज इन साउथ इंडिया, उत्तरी कर्नाटक के हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में बहुत बारीक स्तरों पर लिखा गया एक तरह से नरवंश शास्त्र है। आसियाग उन लोगों से अलग राय रखते हैं जिनका मानना है कि ब्रिटिश राज से पहले हिंदू मुस्लिमों में सौहार्दपूर्ण संबंध थे, पर वह कहते हैं कि हमारे ज्ञात इतिहास की बड़ी अवधि में ये दोनों समुदाय साथ साथ रहते थे। उनके दैनंदिन जीवन में विवाद से ज़्यादा सह अस्तित्व दिखता था और उनका आर्थिक जीवन एक दूसरे पर निर्भर था। हालांकि उनकी बसाहट अलग अलग थी, अंतर धार्मिक विवाह की कल्पना तक नहीं जा सकती थी और धर्मों के दायरे से बाहर उनमें एक तरह से गहरी दोस्ती भी दुर्लभ थी। पर पिछली कई सदियों में उन्होंने गलियों, बाजारों और धार्मिक आस्था के स्थलों में भी एक दूसरे के साथ चलना सीखा था। किताब के एक भाग में उन तीर्थ स्थलों का जिक्र है जहां हिंदू मुस्लिम दोनों जाते रहे हैं। इनमें सड़क किनारे की एक मुस्लिम संत की दरगाह भी थी, जहां सभी ग्रामीण पीर को श्रद्धा सुमन चढ़ाने पहुंचते थे और अपने मुस्लिम भाइयों को देखकर अनेक हिंदू कोई नया काम शुरू करने से पहले पीर का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। तो जिसमें कि आसियाग ने 12वीं सदी के सुधारक बसवन्ना के बारे में लिखा है, जो कृषि संस्कृति से अभिन्न रूप से जुड़े पशु भैंस के साथ मिथकीय रूप से जुड़े थे। हिंदुओं की तरह मुसलमान भी अपनी भैंसों को बसवन्ना का अवतार मानते और उनकी पूजा करते थे। आसियाग ने धार्मिक मेल मिलाप का जो सबसे दिलचस्प उदाहरण पेश किया है वह एक लोकनायक राजा बाग सावर का है, जिन्हें हिंदू एक गुरु मानते थे और मुसलमान संत। धार्मिक आस्था के इन स्थलों का अध्ययन करते हुए आसियाग ने पाया कि यहाँ विष्णु के अवतार और अल्लाह के दूत ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व में समाहित थे जिन्होंने लौकिक दुनिया का त्याग कर दिया था, जो सहिष्णुता के स्तर पर जादूगर थे, जिनकी वैष्णववाद और इस्लाम में समान प्रतिष्ठा थी। कर्नाटक में आसन्न विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में यह किताब पढ़ रहा था। सत्तारूढ़ भाजपा ने जानबूझकर अपने चुनाव एक तरह से हम कह सकते हैं कि अभियान को हिंदू मुसलमान करार कर दिया है। इस कारण संघ परिवार की मुख्यधारा और उसके बाहरी तत्वों ने हिजाब, हलाल गोश्त और लव जिहाद जैसे मुद्दों को उभारा और प्रासंगिक बनाए रखा है। भाजपा ने चुनाव का केंद्रीय मुद्दा ही यह बनाया है कि कर्नाटक के हिंदू मुस्लिमों से भयभीत और आशंकित हैं। कांग्रेस जद एस की गठबंधन सरकार के कुछ विधायकों का दल बदल कराकर भाजपा जुलाई 2019 में कर्नाटक में सत्ता में आई थी। बाद के करीब 3.5 साल का उसका कार्यकाल निराशाजनक ही रहा है। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तो है ही, प्रशासनिक अक्षमता भी लगातार दिखाई देती है। जैसे विगत अगस्त में मानव निर्मित बाढ़ ने राज्य की राजधानी के साथ IT उद्योग के केंद्र को भारी नुकसान पहुंचाया था,
कुछ लोगों का तर्क है कि भाजपा ने अपने अप्रभावी कामकाज को छिपाने के लिए यहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम का विमर्श चुना है, पर यह विचारधारा का मामला भी है। कर्नाटक की राजधानी पर लंबे समय से नज़र रखने वाले प्रोफेसर जेम्स मैनोर ने द वायर के अपने एक लेख में लिखा है कि भाजपा ने यहाँ हिंदुत्व की अब राजनीति को बलपूर्वक और व्यवस्थागत तरीके से जिस तरह जिलाए रखा है, और यह ध्रुवीकरण जिस तरह का है वैसा दूसरे राज्यों में शायद ही दिखे। उन्होंने लिखा, कठोर हिंदुत्व की इस राजनीति को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जिलाए रखा है, जिनका इरादा शुरुआती नियुक्तियों से ही साफ था। जब नई दिल्ली में कर्नाटक के सांसद को मंत्री बनाया जाना था, तब लिंगायत या वोक्कलिगा समुदाय से किसी को चुनने के बजाय एक कट्टर ब्राह्मण अनंत कुमार हेगड़े को चुना गया। फिर उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के प्रमुख के लिए बंगलुरु के एक और विस्फोटक ब्राह्मण सांसद तेजस्वी सूर्या को चुना। इन विस्फोटक नेताओं की सूची में भाजपा महासचिव BL संतोष, जो सोशल मीडिया पर हिंदुत्व के सुपर ट्रोल हैं, और कर्नाटक भाजपा प्रमुख नलिन कुमार कटील जैसे लोग भी हैं। ये सारी नियुक्तियां गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिनकी इस राज्य की राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका है। वह अमित शाह ही थे जिन्होंने 2022 के अंत में कर्नाटक में भाजपा के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए मांड्या की एक सभा में कहा था कि जो लोग टीपू को महान बनाते हैं और जो देशभक्त हैं, मतदाताओं को उनमें से एक को चुनना होगा। उसके कुछ दिनों बाद कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मतदाता सीवेज या खराब बुनियादी ढांचे जैसे छोटे मुद्दों के बजाय लव जिहाद पर ध्यान केंद्रित करें। पिछले सप्ताह श्री कटील ने मतदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यहाँ टीपू के अनुयायी नहीं बल्कि वे रहें जो राम के भजन गाते हैं। एक योद्धा और शासक के तौर पर टीपू सुल्तान विवादास्पद हैं, पर हिंदुत्ववादी इतिहासकार 18वीं सदी के इस शासक को जिन वजहों से गुनाहगार मानते हैं, उनकी सजा 21वीं सदी में कानून का पालन करने वाले मुस्लिमों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। प्रोफेसर आसियाग ने 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में इस किताब के लिए फील्ड वर्क किया। तब उत्तरी व पश्चिमी भारत में दंगे फैले थे, जिसका असर कर्नाटक में भी दिखा था। भाजपा तब राम जन्मभूमि अभियान के जरिए तेजी से उभर रही थी। 1990 के दशक के अंत में राज्य में सांप्रदायिक विवाद किस तरह कम हो गया था, पर आज यहाँ भारी सांप्रदायिक तनाव है। हालांकि इस्लामी कट्टरता भी यहाँ उतनी ही दिखाई देती है, पर संख्या बल, आर्थिक शक्ति और केंद्र में सरकार होने से भाजपा को जो राजनीतिक वर्चस्व हासिल है, उस कारण बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता ज़्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कभी कभी मुस्लिम समुदायों के बीच पहुंच बनाने की बात करते हैं। अलबत्ता केंद्रीय गृह मंत्री, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और पार्टी के दूसरे प्रमुख नेताओं ने कर्नाटक में अपनी रणनीति साफ तौर पर बता दी है कि हिंदुओं के रूप में और मुस्लिमों के खिलाफ मतदान करें। असम और उत्तर प्रदेश की तरह कर्नाटक में भी भाजपा को धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव जीत लेने की उम्मीद है। उसका आकलन यह है कि 3 तरफा चुनावी मुकाबले में जो इस राज्य की खासियत है, अगर आधे या उससे अधिक हिंदुओं ने ध्रुवीकरण के आधार पर वोटिंग की तो पार्टी की जीत सुनिश्चित है। अगर यह रणनीति सफल होती है तो आगे भी कर्नाटक में शांति और समृद्धि की भावना छीन रहेगी। तो इसी प्रकार से हिंदुत्व की दक्षिणी प्रयोगशाला की जो एडिटोरियल एनालिसिस है, उसके बाद हम जो आखिर में लास्ट में मिथिलेश बारिया की जो कुछ पंक्तियाँ हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम निरंतर संडे को इन पंक्तियों को पढ़ते हैं आपके सामने। मिथिलेश बारिया ने पहली पंक्ति जो लिखी है कि रात को मोबाइल तकिए के करीब रहता है और सुकून बहुत दूर। तो दूसरी लाइन जो उन्होंने लिखी है, किसी भूले हुए रिश्तेदार की तरह एसी का रिमोट वक्त पड़ने पर याद आने लगा है। तो तीसरी लाइन जो उन्होंने लिखी है, ये जो सड़कों पर जगह जगह फ्लाईओवर नहीं होते, जाने कितनों के सिर पर छत नहीं होती, जाने कितनों के घर नहीं होते। तो इस प्रकार की जो लाइन लिखी गई है। तो इसी के बाद हम इन्हीं एडिटोरियल एनालिसिस के माध्यम से निरंतर आपसे जुड़े रहेंगे।
और आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है एडिटोरियल एनालिसिस। धन्यवाद।